वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने जो है बहुत सी चीजें बता दी थी, आवेश के बारे में बताया था, आवेश के गुण बताए थे। इसके साथ साथ हमने बताया था आप लोगों को स्थिर वैद्युत की क्या है, गतिज वैद्युत की क्या है। तो इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक रहेगा, यहाँ पे हमें पढ़ना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेशों का क्वांटम सिद्धांत क्या है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के सदिश रूप लिखना है। ठीक है, आवेशों के जो भी आवेशन की विधियां हैं वो पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। सबसे पहली चीज इसमें हमें क्या पढ़नी है, आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग लगाओ आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। आराम आराम से हम पढ़ेंगे यहाँ पे आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, आराम आराम से हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। देखिए आवेशों का क्वांटम सिद्धांत क्या है, जो भी किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित होगा, किसी वस्तु पर क्या चीज उपस्थित होगा, आवेश उपस्थित होगा, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश का क्या होगा, मूल आवेश का वो जो है पूर्ण गुणज होगा। यानी कि कोई भी वस्तु है, वस्तु मान लिया हमने ये वस्तु है, ठीक है, और अगर ये आवेशित वस्तु है, अगर ये वस्तु कैसी है, अगर ये आवेशित वस्तु है, तो इस पर जो आवेश उपस्थित होगा, हमने बताया था आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, तो इस पर जो भी आवेश उपस्थित होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि मूल आवेश हमने बताया था स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं, तो मूल आवेश का या तो ये 1 गुना होगा, या तो ये 2 गुना होगा, या ये 3 गुना होगा, या ये 4 गुना होगा, या ये कितने गुना होगा, 50 गुना होगा। समझ में, ऐसा नहीं होगा कि ये मूल आवेश का 2.5 गुना हो जाए, 3.2 गुना हो जाए। समझ में, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो है ये मूल आवेश का कैसा होगा, मूल आवेश का ये पूर्ण गुणज होगा। इसे ही बोला जाता है आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो यही लिखेंगे, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मूल आवेश का, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। इसे ही आवेशों का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आवेशों का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेशों का कौन सा सिद्धांत कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो Q उपस्थित होगा, अर्थात Q जो होगा वो मूल आवेश को हमने बताया था E से प्रदर्शित करते हैं, E का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात Q बराबर क्या होगा, NE। अर्थात Q बराबर क्या होगा, NE, जहां N मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां N मुख्य क्वांटम संख्या है, जहां N कौन सी संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। N का मान हो सकता है यहाँ पे N बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी मान हो सकता है N का। और E जो है मूल आवेश है, E जो है वो कौन सा आवेश है, मूल आवेश है। और इस मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो जाएगा आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। यानी कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी वो मूल आवेश का क्या होगी, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगी। अर्थात Q बराबर क्या होना चाहिए, NE होगा। Q बराबर क्या होगा, NE होगा। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या आवेश संरक्षण का नियम।
इसका नियम पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम। सेकंड हेडिंग हमें लिखना है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। किसका नियम लिखना है हमें? आवेश संरक्षण का नियम। देखिए क्या आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो आवेश होता है ना तो इसको हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे किसका सिद्धांत कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कोई भी वस्तु अगर आवेशित करनी है तो हमने बताया था या तो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को दो या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। समझ में आया? वस्तु कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। तो इस आवेशन की प्रक्रिया में ना तो हम आवेश उत्पन्न करते हैं ना ही आवेश को हम नष्ट करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं? आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। इसी चीज को बोल दिया गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो यही चीज लिखेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, हेडिंग लगा के लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, इसे केवल एक वस्तु से, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे किसका सिद्धांत बोला जाता है? इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ठीक है। अब हमें पढ़ना है आवेशन की विधियां। किसकी विधियां पढ़नी है? आवेशन की विधियां। तो हेडिंग लिखेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। हमने आवेश बताया था क्या होता है, आवेश के प्रकार बताए थे क्या होता है, आवेश के गुण बताए थे क्या होता है। अब हमें ये लिखना है कि किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आवेशित कैसे किया जा सकता है। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां? 3 विधियां हैं। तो ये लिख देंगे आवेशन की, आवेशन की, आवेशन की निम्न 3 विधियां हैं। निम्न 3 विधियां हैं, विधियां हैं। किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आवेशित करने की हमारे पास कितनी विधियां? टोटल 3 विधियां हैं। कितने प्रकार से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं हम? किसी वस्तु को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी ये 3 विधियां हैं। नंबर 1 है घर्षण द्वारा आवेशन, या नंबर 1 है घर्षण विधि, घर्षण विधि। दूसरे नंबर पे है आपकी यहाँ पे चालन विधि, चालन विधि। दूसरी कौन सी विधि है? चालन विधि। और तीसरे नंबर पे है आपकी यहाँ पे प्रेरण विधि।
तीसरे नंबर पे कौन सी विधि है? तीसरे नंबर पे है प्रेरण विधि। तो किसी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है तो उस आवेशित करने के लिए हमारे पास टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। नंबर 1 घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। यहाँ पे देखना है कि घर्षण विधि क्या है, चालन विधि क्या है और प्रेरण विधि क्या है। देखो, घर्षण विधि ये विधि होती है जब कोई वस्तु है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ी जाए तो ये वाली विधि से वस्तु आवेशित होती है, तो वो कौन सी विधि है? घर्षण विधि। ठीक है। चालन विधि क्या है? कोई वस्तु है और उसके पास में चिपका कर कोई दूसरी वस्तु रख दी जाए, तब अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो कौन सी विधि है? चालन विधि है। ठीक है। तीसरी है प्रेरण विधि। अगर कोई आवेशित वस्तु है और आवेशित वस्तु के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु रख दी जाए, चिपका के नहीं रखी जाए, थोड़े पास में ही रखी जाए, तो वो कौन सी विधि है? प्रेरण विधि बोली जाएगी। यानी कि घर्षण विधि में वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक है। कौन सी विधि में? इसमें भी भौतिक संपर्क आवश्यक है। चालन विधि में भी वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक है और प्रेरण विधि में वस्तुओं का भौतिक संपर्क जो आवश्यक नहीं है। भौतिक संपर्क का मतलब है एक दूसरे से चिपकना, वस्तुओं का एक दूसरे से चिपकना जो है। घर्षण विधि में वस्तुएं जब आवेशित करेंगे तो भौतिक संपर्क होगा, वस्तुएं एक दूसरे से चिपकेंगी। चालन विधि में भी एक दूसरे से वस्तुएं चिपकेंगी। और जो प्रेरण विधि है इसमें जो है वस्तुओं का भौतिक संपर्क जरूरी नहीं है। तो हमें 3 विधियां पढ़नी है, धीरे धीरे से एक एक करके विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे हम लगाएंगे घर्षण विधि। सबसे पहले नंबर पे कौन सी विधि पढ़ेंगे? घर्षण विधि। हेडिंग लिखना है, इतना लिखने के बाद हेडिंग लिखना है घर्षण विधि। देखो, ये घर्षण विधि क्या है? ये घर्षण विधि काय की है? वस्तुओं को आवेशित करने की हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? वस्तुओं को आवेशित करने की हम पढ़ रहे हैं घर्षण विधि। ठीक है। तो घर्षण विधि क्या है? जब किसी वस्तु को, जब किन्हीं दो वस्तुओं को, जब किन्हीं दो वस्तुओं को, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो वस्तुओं में, तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, दो बार लिख गया, वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि, आवेशन की यह विधि, आवेशन की यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। घर्षण विधि कहलाती है। समझ में आया घर्षण विधि क्या है? जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की एक वस्तु पे कमी हो जाती है और एक वस्तु पे क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण जो है वो वस्तुएं दोनों क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है? यह विधि कहलाती है घर्षण विधि। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है चालन विधि। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? चालन विधि। सेकंड हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे चालन विधि। हेडिंग लिखेंगे चालन विधि। समझिए चालन विधि क्या है। इसमें वस्तुओं को, एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाएगा। ठीक है। तो जो उदासीन वस्तु है वो आवेशित वस्तु के समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाएगी वस्तु। ये जो है क्या नाम, आवेशन की विधि जो है वो कौन सी विधि बोली जाएगी? चालन विधि। ठीक है। तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, जब
जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो वह उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु के समान आवेश से आवेशित वस्तु के समान आवेश से आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है। इसे ही आवेशन की कौन सी विधि बोली जाती है? इसे ही आवेशन की चालन विधि कहते हैं। कौन सी विधि बोला? चालन विधि कहते हैं। इसे कौन सी विधि बोली जाती है? चालन विधि। अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रेरण विधि। अगले नंबर पे कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रेरण विधि। देखिए प्रेरण विधि क्या है? जब किसी उदासीन वस्तु को किसी जो है आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास रखकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो वह उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसे आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि कहते हैं। इसे आवेशन की कौन सी विधि कहते हैं? इसे आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। क्यों हो जाता है ये समझना है हमें।
ये आवेशन क्यों उत्पन्न हो जाता है समझ में आया? जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास रखकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो वह उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है। इसे आवेशन की कौन सी विधि कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब क्यों उत्पन्न हो जाता है ये समझना। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक उदासीन वस्तु है, यहाँ पे हमारे पास एक कौन सी वस्तु है? एक है उदासीन वस्तु और एक है आवेशित वस्तु। ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारे पास है उदासीन वस्तु। ये हमारे पास कौन सी वस्तु है? ये हमारे पास है एक आवेशित वस्तु, या ये हमने मान ली है उदासीन वस्तु है। ठीक है, ये उदासीन वस्तु है। हमें मालूम है जो भी उदासीन वस्तु होती है उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश है। और इस उदासीन वस्तु के पास में यहाँ पे कोई रखी है ये आवेशित वस्तु। इस उदासीन वस्तु के पास में ये कौन सी वस्तु रखी है? ये रखी है आवेशित वस्तु रखी है। ठीक है, और मान लिया हमने ये प्लस आवेश से आवेशित है। ये कौन से आवेश से आवेशित है? ये प्लस आवेश से आवेशित है। बनाएंगे यहाँ पे प्लस आवेश। ठीक है, ये है प्लस आवेश इसका। इस वाली वस्तु पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। ठीक है, ये उदासीन वस्तु है। तो उदासीन वस्तु में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इसका जो ऋणावेश है वो ऋणावेश इसके धनावेश की ओर आकर्षित हो जाएगा। इस वाली वस्तु का जो ऋणावेश है वो धनावेशित की ओर जो है क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। हमने बताया था विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और इसका जो क्या नाम धनावेश है वो इससे प्रतिकर्षित होगा। तो इसका जो है धनावेश ये दूसरी तरफ आ जाएगा। इसका धनावेश क्या आ गया? दूसरी तरफ आ गया। और इस वाली प्लेट को हमने जो दूसरी वाली वस्तु है इसको हमने किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से। इसको हमने किससे जोड़ दिया था? पृथ्वी से। तो जब इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है, इस वाली वस्तु को किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से। जब इसे पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी जो है आवेश को ग्रहण भी कर सकती है। जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है आवेशों को ये ग्रहण भी कर सकती है और दे भी सकती है। तो ये जो संपूर्ण धनावेश जो इस पृथ्वी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? क्या नाम ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा ऋणावेश है इस वाली पूरी प्लेट पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस आवेश अगर की प्लेट यहाँ पे रखी होती तो ये धनावेश से आवेशित होती, और इस पर धनावेश की प्लेट इसके पास रखी है तो ये किस आवेश से आवेशित होगी? ऋण आवेश की आवेश से आवेशित होगी। तो इस प्रकार हमारे पास आवेशन की टोटल कितनी विधियां हैं? 3। चालन विधि, प्रेरण विधि और कौन सी है? घर्षण विधि। एक पॉइंट और लिख लेना है यहाँ पे, जो भी चालन विधि है, कौन सी विधि है? सबसे पहले हमने लिखाई थी घर्षण विधि। सबसे पहले कौन सी विधि लिखाई थी? घर्षण विधि। ठीक है, घर्षण विधि। तो जो घर्षण विधि है, घर्षण विधि में घर्षण एक है घर्षण विधि तथा चालन विधि। घर्षण विधि तथा चालन विधि में वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक है। वस्तुओं का भौतिक संपर्क क्या है? आवश्यक है। तथा प्रेरण विधि में भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। प्रेरण विधि में भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। ये नोट पॉइंट करके लिख देना है कि जो वस्तुओं की हमने 3 आवेशन की विधियां लिखाई हैं, घर्षण विधि, चालन विधि तथा प्रेरण विधि, इनमें से घर्षण विधि है और चालन विधि है, इनमें वस्तुओं का भौतिक संपर्क आवश्यक है, टच होना एक दूसरे से आवश्यक है। लेकिन प्रेरण विधि में वस्तुओं का कोई भी भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। ये 3 चीजें ये यहाँ पे एक पॉइंट करके नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कूलाम का नियम।
इसके बाद हमें किसका नियम पढ़ना है? कूलाम का नियम। तो लिखेंगे, हेडिंग लिखना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। किसका नियम लिखना है? नियम हमें लिखना है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है। हमने आवेशों के गुण में बताया था एक चीज कि जो भी समान प्रकार के आवेश हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, चाहे आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, इसका मतलब उन आवेशों के मध्य क्या लगता है? बल लगता है। और जो बल लगता है आवेशों के मध्य, उस बल को बोला जाता है वैद्युत बल। उस बल को कौन सा बल बोला जाता है? उसे बोला जाता है वैद्युत बल। ठीक है, उस वैद्युत बल का मान जो है कूलाम ने बताया था, दो बातों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दो बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो एफ है, आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो उनके आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही किसका नियम बोला जाता है? कूलाम का नियम। यानी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो अभी हम लिखेंगे, इसके बाद जो है समझेंगे अच्छे से। ठीक है लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसे ही किसका नियम बोला जाता है? इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। कोई भी दो आवेश हैं, उन दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम दो आवेश मान लेंगे, कितने आवेश मान लेंगे? दो आवेश मान लेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया दो आवेश रखे हुए हैं। एक आवेश हम मान लेंगे Q1 है, और दूसरा आवेश क्या मान लेंगे? दूसरा आवेश मान लेंगे हम Q2 है। यहाँ पे दो आवेश हैं, ये वाला आवेश यहाँ पे हमने मान लिया Q1 रखा है, और यहाँ पे जो आवेश रखा है वो क्या रखा है? Q2 आवेश है। ठीक है, ये भी प्लस है, वो भी प्लस है, समान प्रकार के आवेश हैं। तो ये जो समान प्रकार के आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है हमने मान ली स्मॉल आर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या मान ली? स्मॉल आर है। यही चीज लिखे, माना कोई दो बिंदु आवेश, क्या मान लेंगे? माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, क्या मानेंगे? हिंदी इसमें लिख देंगे, माना कोई दो बिंदु आवेश, माना कोई दो बिंदु आवेश, माना कोई
दो बिंदु आवेश, माना कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, अतः इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अतः इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अतः इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो भी वैद्युत बल होगा वो F अनुक्रमानुपाती किसके होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। इसको लिख देंगे समीकरण 1। दूसरे नंबर पे इनके बीच की दूरी r है और r के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या लिख देंगे, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को कैसे लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर जब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन क्या हो रहा है, R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे हम, कौन सा निशान हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे। यहाँ पे F, जब भी हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं बराबर का निशान आता है, एक नियतांक आता है और नियतांक को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे K से, तो F बराबर Q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहां लिखेंगे जो K है एक नियतांक है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लिखेंगे जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जो K है ये क्या, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तब F का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, अतः F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब यदि हम मान लें ये दोनों आवेश जो है वो रखे हैं वायु या निर्वात में ना रखे होके किसी माध्यम में रखे हैं, ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे हैं, अभी तो ये वायु या निर्वात में रखे हुए थे, अब ये वायु या निर्वात में ना रखे होकर जो है किसी माध्यम में रखे हों। यदि दोनों आवेश किस में रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों, तो यही लिख देंगे यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं, किसी माध्यम में रखे हुए हैं,
रखे हुए हैं जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। समझ में? वो k अलग था, वो नियतांक था, यहाँ पे क्या है परावैद्युतांक। यदि दोनों आवेश, ये k अलग है, वो k अलग था, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं जिसका जो है परावैद्युतांक कितना है k है, तो वहां पे जैसे जल में रखे हो, कांच में रख दिए जाएं, समझे, अन्य किसी माध्यम में रखे हो, तो आवेश का मान थोड़ा, मतलब जो भी इनके बीच बल लगेगा, बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तब आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तब आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तब आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा। वैद्युत बल अगर इस स्थिति में जब दोनों आवेश जो है किस में रखे हो, जब दोनों आवेश जो है किसी माध्यम में रख दिए जाएं जिस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है k है, तब उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो F हो जाएगा, सिर्फ जो है एप्सिलॉन नॉट में k, जो भी k है उसका गुणा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा k। तो माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल जो है मीडियम में लगने वाला बल ज्ञात कर रहे हैं, तो एफ एम से प्रस्तुत कर देंगे, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 और पानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना याद रखना है, अगर ये आवेश किसी माध्यम में रख दिए जाएं जिसका परावैद्युतांक k है, तब उनके बीच जो भी बल लगेगा वो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बस ये k हो जाएगा। ठीक है, अब हम अनुपात अगर निकालें यहाँ पे एफ अपॉन एफ एम का, किसका अनुपात निकालें, एफ अपॉन एफ एम का अगर हम अनुपात निकालें, ठीक है, एफ अपॉन एफ एम, तो यहाँ पे लिखेंगे तब एफ अपॉन एफ एम बराबर, अगर हम लिखेंगे एफ अपॉन एफ एम, तो एफ का मान कितना आया था, एफ का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया था Q1 Q2 अपॉन क्या आया था आर स्क्वायर, और एफ एम का मान ये दिया गया है, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जो चीजें कटेंगी वो काट देंगे, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तब यहाँ पे बचेगा एफ अपॉन एफ एम बराबर, एफ अपॉन एफ एम बराबर कितना बचेगा, एफ अपॉन एफ एम बराबर, एफ अपॉन एफ एम बराबर बचेगा यहाँ पे ये के जो है अपॉन में, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा ऊपर, तो परावैद्युतांक की परिभाषा यही हो जाएगी, वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात क्या बोला जाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया, उस माध्यम का क्या बोला जाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल तथा वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात जो है क्या बोला जाता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इसका जो है एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या आ गया, ठीक है, एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या आ गया के, तो के का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन एफ एम। अब के का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिखेंगे, किसके पदों में लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के पदों में। अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें, यही वाली चीज, तो यही वाली चीज क्या हो जाएगी एफ अपॉन एफ एम, यही वाली जो चीज अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन एफ एम, तो यहाँ पे लिख दिया एफ अपॉन एफ एम बराबर, एफ का मान लिखेंगे क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आया था Q1 Q2 और अपॉन क्या आया था आर स्क्वायर, एफ एम का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था के, यहाँ पे क्या था Q1 Q2 और अपॉन क्या आर स्क्वायर, Q1 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई काटेंगे, पिछली बार हमने एप्सिलॉन नॉट भी काट दिया था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं काटेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एफ अपॉन एफ एम, इधर एलएचएस में बचा है एफ अपॉन एफ एम, और आरएचएस में क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के पहुंच जाएगा ऊपर, और अपॉन क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ अपॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के माध्यम की वैद्युतशीलता बोलते हैं,
यहाँ क्या नाम है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के को किसकी वैद्युशीलता बोला जाता है, माध्यम की वैद्युशीलता। और माध्यम की वैद्युशीलता को सिर्फ हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के को किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ एम बराबर हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन और अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और एफ अपॉन एफ एम अपॉन के बराबर किसके आया था, वो आया था के। तो के का फार्मूला एफ के पदों में भी हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट के पदों में हो गया, समझ में आया। तो एफ अपॉन एफ एम बराबर के है और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, के है। इसकी अब हम परिभाषा लिख देंगे एफ अपॉन एफ एम की, और इसकी जो है परिभाषा दोनों की लिखेंगे। तो यहीं से लिख देंगे, क्या होगी परिभाषा, देखिए इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा लिखेंगे एप्सिलॉन की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखेंगे, एप्सिलॉन, वो के की परिभाषा लिखेंगे परावैद्युतांक की। तो अगली हेडिंग लिख देना यहाँ पे परावैद्युतांक अथवा निरपेक्ष वैद्युशीलता। परावैद्युतांक अथवा क्या लिखेंगे, निरपेक्ष वैद्युशीलता। के जो है, के को बोला जाता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक अथवा इसी का दूसरा नाम है निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगली हेडिंग लिखेंगे हम परावैद्युतांक अथवा निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या होती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक, या बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कौन सी वैद्युतशीलता बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे यही चीज, वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल, वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल, वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले, माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात, वैद्युत बल का अनुपात परावैद्युतांक अथवा परावैद्युतांक अथवा निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, कौन सी वैद्युतशीलता कहलाती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है, या इसको क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक। इसका मान जो होता है वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान होता है 1। इसका मान, इसका मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए इसका मान इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट यानी कि क्या होता है, अनंत होता है। अन्य पदार्थों के लिए, अन्य पदार्थों के लिए इसका मान, इसका मान 1 से अधिक होता है।
किससे अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हमने लिखाया था, हमने एक चीज तुम लोगों को ये चीज बताई थी कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹। यहाँ एप्सिलॉन जो है, यहाँ पे एप्सिलॉन आया है, दो चीजें आई हैं, एक आई है एप्सिलॉन और एक आया एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो हमने दो चीजें बताई थी, एक आया था एप्सिलॉन और एक आया था एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एक है एप्सिलॉन नॉट और एक क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और एप्सिलॉन नॉट इंटू के को सिर्फ क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान, इसे बोला जाता है वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता। वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो है, इसे क्या बोला जाता है? वाई या निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता। ये किसकी वैद्युतशीलता है? माध्यम की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, ठीक है, ये हो जाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता। इसका मान जो है के अनुसार जो है कम ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई हैं।